वो देख लेते तो इन बातों को बहुत भुनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आशीर्वाद जो है ओम प्रकाश चौटाला का हमारे साथ है, यानी कि उस बात को लेकर के जो पार्टी दूसरी है, जो ओम प्रकाश चौटाला इस बात को बहुत क्लियर कह चुके हैं, साफ साफ कह चुके हैं कि मेरा परिवार तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो मेरी पार्टी से दूसरी पार्टी में मेरा वो परिवार का सदस्य ही नहीं। कि इन्होंने कभी अपने दादा का कोई सम्मान नहीं रखा, कि इन्होंने एक नकली दादा ही खड़ा कर लिया, अब उसको भी छोड़ दिया कि हम जाएंगे वीर तेजा जी का मंदिर बनाएंगे, वहाँ जाकर के ये नकली चांदी की ईंट दिया। इस गठबंधन ठगबंधन में आए हैं तब से अनेकों घपले और घोटाले हुए। ये जनता पार्टी का आचरण है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। चुनाव में जीतने के लिए, वोट की क्रॉप काटने के लिए, फसल काटने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। इन्होंने इतने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए हुए हैं, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। जहाँ तक जसपा का सवाल है, उन्होंने, मैं नहीं समझता कोई काम सही किया होगा। उन्हीं के महकमे में ही क्यों शराब घोटाला हुआ, क्यों उनके रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उन्हीं के महकमे में चावल घोटाला हुआ, उन्हीं के महकमे में पंचायती राज के अनेकों घपले और घोटाले हुए। उनकी सारी बातें नकली हैं। कि उन्होंने कहा 75% का आरक्षण हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए हमने लागू कर दिया, कोई एक भी नौकरी नहीं लगी। वो तो आजकल हाई कोर्ट में पड़ा है, अभी तक तो उसके ऊपर कोई फाइनल बहस भी नहीं हुई। नमस्कार, इस वक्त हम कैथल में हैं और मेरे साथ हरियाणा के कद्दावर नेता में से एक और पूर्व में सीपीएस भी रहे हैं रामपाल माजरा जी हैं। माजरा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बधाई। माजरा साहब, हम राजनीतिक बातें भी आपसे करेंगे, लेकिन इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा वो खिलाड़ी, वो पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, बहुत सारे गोल्ड मेडल कहीं ना कहीं वो देश के लिए लेकर आए और हमारा झंडा जो है इंडिया का वो कहीं ना कहीं बुलंद उन्होंने किया और बार बार किया। लेकिन लगातार 23 अप्रैल से लेकर जिस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर, न्याय को लेकर जंतर मंतर में बैठे हैं और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूँ जिन खिलाड़ियों ने इस देश का नाम रोशन किया, देश का ये तिरंगा झंडा सम्मान से ऊंचा किया, जिस पे इस देश के लोगों को बहुत गर्व है, आज वो धरने पर बैठे हैं। ये बहुत शर्मसार बात है देशवासियों के लिए, और देशवासी इस बात के लिए शर्मसार ज़्यादा हो रहे हैं। जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, ये सरकार उनके ऊपर तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। कहीं पे उनकी बिजली काट दी जाती है, गद्दे उठा दिए जाते हैं, रात को उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये सारा का सारा सरकार के इशारे पर होता है। परंतु सरकार में बैठे एक सांसद जो इस प्रकार की घिनौनी हरकतें उनके साथ करते रहे, उसको बचाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने उस पे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और 2 एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करने से ही बात नहीं बनती। जिस प्रकार से उन्होंने मांग किया है कि उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अपने पद से उसे इस्तीफा देना चाहिए, परंतु मेन मुख्य मांग उनकी उसकी गिरफ्तारी की है और उनके पद से त्याग पत्र की है। उनमें से तो कोई भी मांग मानी नहीं गई और बजाय उनकी बात सुनने के रात के 12 बजे 1 बजे उन पे जिस प्रकार की घिनौनी हरकत करी गई, इससे देशवासियों को और ठेस पहुंची है और भारतीय जनता का पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो गया कि उनका खिलाड़ियों के प्रति कैसा रवैया है। मतलब आपने कहा कि जो बीजेपी का है वो कहने की जनता बेनकाब, जनता के सामने हो गया उनका चेहरा। लेकिन जिन सांसद की आप बात करें, बृजभूषण की जो अध्यक्ष है कुश्ती संघ के, वो तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो कहीं ना कहीं षड्यंत्र उनके खिलाफ चल रहा है, राजनीतिक रंग उनको वो दे रहे हैं कि कहीं जो राजनीतिक लोग हैं उनके द्वारा ये खिलाड़ी बिठाए गए हैं और जो जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जिन जिन नेताओं ने उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जितने सारे अनैतिक लोग हैं वो वहां जा रहे हैं, तो अनैतिक लोग नैतिक बातें कैसे कर सकते हैं? उनकी इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बृजभूषण जी के ऊपर तो 42 मुकदमे हैं, 302 के भी हैं, 307 के भी हैं और मॉरल टर्पीट्यूड के मुकदमे भी हैं। और ऐसे व्यक्ति के परिवार के सदस्य, एक विधायक हैं, उसके बेटे, एक वहाँ के कुश्ती संघ के प्रधान हैं, सारा परिवार इसी काम पे लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो लोगों को अनैतिक कहता है,
उनके आचरण तो बहुत उच्च है, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के हों, नेता गए हों वहाँ पे, चाहे कोई सांसद गए हों, चाहे वो और लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट गए हों या किसी और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट गए हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग गए हों या उन्होंने यहाँ पे बैठ करके ही उनका समर्थन किया हो, वो नैतिक मूल्यों की दुहाई देने वाले व्यक्ति के प्रति तो इस प्रकार के पहले से ही उनके आचरण पे अनेकों प्रकार की प्रश्न चिन्ह हैं। और चाहिए तो ये था उन्हें इस्तीफा दे करके ये कहना चाहिए था कि इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पद पे बने रहने के बाद वो जांच प्रभावित हो ही जाती है, स्वाभाविक है। इसलिए अगर वो साफ पाक है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था और सरकार को उसने गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि कि इस उम्र की लड़कियों की तरफ से उन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इससे देश के लोगों को बहुत शर्म आ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री ने जिस प्रकार का व्यवहार एक जूनियर कोच के साथ किया था, उसमें भी हरियाणा की सरकार उसके साथ खड़ी रही, उसको बचाने में लगी रही और अब उसने कह दिया कि मैं नार्को टेस्ट भी नहीं करवाऊंगा। और नार्को टेस्ट ना करवाना एक किस्म का ये है तो मर्जी, कानूनी तौर से कोई कराए या ना कराए, परंतु जो नहीं कराता तो उसके ऊपर शक की सुइयां और खड़ी हो जाती हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए इस मामले पे, क्योंकि इन्होंने भी अपने खेल मंत्री को बचाने में रात दिन एक किया हुआ था। और अब देश की भारतीय जनता पार्टी उस हमारे कुश्ती संघ के जो चेयरमैन हैं, प्रधान है, उसको बचाने में लगी हुई है। आज देश के जितने भी होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत से आते हैं या कोई संगठन और हैं या कोई किसी और यूनियन से जुड़े हुए हैं, सभी इस बात के लिए सारे देश के लोग शर्मसार हैं। ये मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। माधर साहब, हरियाणा की राजनीति की बातें भी आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहला एक मेरा सवाल सैनिकों से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में मैंने भी खुद जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक उनका इंटरव्यू किया था, हालांकि पहले भी आपके ने इंटरव्यू उनके बहुत सारे सुने होंगे। पुलवामा जो हमला हुआ 2019 में और जिस तरीके से पुलवामा हमले को लेकर शहीदों के नाम पर वोट भी मांगे गए, तो उनके इस गंभीर आरोप को आप कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में अगर फिर से केंद्र में अगर ये सरकार बन जाती तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होंगे। जहाँ तक सत्यपाल मलिक जी का प्रश्न है कि उन्होंने कई बातें देश के लोगों के सामने रखी हैं। दो तो फाइलों का जिक्र उन्होंने किया कि जिसके अंदर मोटे पैसे के का घोटाला था, जिसका उन्होंने हस्ताक्षर करने से, उसको मंजूरी देने से मना कर दिया और देश के प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी उन्होंने दी। ये ऐसा कोई ही व्यक्तित्व होता है, ऐसा दबंग, जो ऐसी आवाज़ उठा सकता है। उसके लिए इस देश के लोगों को सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्तित्व पे गर्व है, गौरव महसूस हम लोग करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर हम सैनिकों को उस रास्ते ना जाने देते जिस रास्ते से वो गए, और जिस प्रकार की उन्होंने मांग की थी कि उन्हें हवाई जहाज प्रोवाइड किए जाएं और उन्हें नहीं दिएगा, जिसकी वजह से उनका इस प्रकार की हत्याएं हुई, उनके ऊपर गोलीकांड हुआ। और मैं समझता हूं कि उस वक़्त में भी एक दो चैनल पे उनकी बात चल गई थी, जैसा कि उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में। और जो देश के सामने बड़े बड़े नेता हैं जो आज सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने उनको ये कहा कि ये बात ऐसे मौके पे ना उठाओ, चुप रह जाओ। वो अगर चुप रह गए उस वक़्त में देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, अन्यथा अगर वो बोल जाते तो शायद धमाका कुछ और ही होता। इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के घिनौना ये चरित्र सामने लोगों के आता है कि ये लोग चुनाव में जीतने के लिए, वोट की क्रॉप काटने के लिए, फसल काटने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। एक माधर साहब, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का आपने बयान सुना होगा और उस बयान के बाद कहने की चाहे हम राजनीतिक लोगों की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, सभी के बीच ये चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री ने साफ साफ बोला कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की सरकार नहीं है और जेजेपी सिर्फ हमें सहयोग कर रही है और 5100 पेंशन की जहां तक बात है हम नहीं करेंगे और ना ही हमने उनकी ये बात मानी है। आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लागू करने की बात कही है कि हमने तो
3,000 रुपये का वादा किया था और वही पूरा करेंगे, हमें किसी और हमारी सहयोगी पार्टी के वादे से कुछ लेना देना नहीं। वैसे तो नैन साहब, इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करने के लिए कमेटी गठित की थी दोनों पार्टियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी, जेजेपी थी। उसकी ना तो कोई मीटिंग हुई और इन्होंने इतने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए हुए हैं, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। और आप उनको उठा के देखो कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करने के लिए कमेटी गठित की गई, उसमें मंत्री साहिबान थे, उनके और मेंबर थे। आज तक 4 साल में एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई कि हम इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू कर रहे हैं। जहाँ तक जजपा का सवाल है, उन्होंने, मैं नहीं समझता कोई काम सही किया होगा। सिवे लूटपाट के, ये टेंडर बेच देना, ये मैनेज कर देना और इसका मोटा पैसा खा जाना। उन्हीं के महकमे में ही क्यों शराब घोटाला हुआ, क्यों उनके रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उन्हीं के महकमे में चावल घोटाला हुआ, उन्हीं के महकमे में पंचायती राज के अनेकों घपले और घोटाले हुए हैं। और इस प्रकार से उनके महकमे में जहाँ घोटाले हो रहे हैं, आपके सामने ही तो है कि उनकी सारी बातें नकली हैं। कि उन्होंने कहा 75% का आरक्षण हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए हमने लागू कर दिया, कोई एक भी नौकरी नहीं लगी। वो तो आजकल हाई कोर्ट में ही पड़ा है, अभी तक तो उसके ऊपर कोई फाइनल बहस भी नहीं हुई। और नौकरी लगना तो बहुत दूर की बात है, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है नहीं, कोई यहाँ पे आया ही नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले पैसे मांगते हैं, जिसकी वजह से ना कोई यहाँ पे किसी प्रकार का उद्योग आया, ना कोई कारखाना आया, ना कोई फैक्ट्री लगी। तो नौकरी लगने का प्रश्न ही नहीं। आपके सामने है कि इन्होंने कहा फिर आगे कि हम जाएंगे वीर तेजा जी का मंदिर बनाएंगे, वहाँ जा कर के ये नकली चांदी की ईंट दिया है। इन्होंने इस बात की कोई शर्म नहीं आई कि भाई तुम एक बहुत ही सम्मानीय पूजनीय स्थान है, वहाँ तो कम से कम असलियत बात कर लो। इनके सामने ये इशू है कि इन्होंने कभी अपने दादा का कोई सम्मान नहीं रखा, उसके प्रति उसने सारी ज़िंदगी इनके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और आपके सामने ही है कि इन्होंने एक नकली दादा ही खड़ा कर लिया, अब उसको भी छोड़ दिया। आने वाले समय में, इससे पहले तो लोग सभी सत्ता के साथ बहुत से फिरते रहते हैं, चलते रहते हैं, किसी को छोटे मोटे काम के लिए जाते रहते हैं। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के जेजेपी से कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको बड़े खुले मन से बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ जेजेपी के उम्मीदवार लोगों को मिलेंगे, कैंडिडेट होंगे, अगर समझौते में आए तो भी, अगर अकेले आए तो भी, निश्चित तौर से आ रहेंगे। मात्रा साहब, मैं असली नकली दादा वाली बात पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और मेरा सवाल है। अभय सिंह चौटाला ने जिस तरीके से बयान दिया कि जैसे दिल्ली के डिप्टी सीएम जेल में गए हैं, वैसे ही घोटालों में जो हरियाणा के डिप्टी सीएम थे चौटाला, वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि आप भी लगातार भ्रष्टाचार के घोटालों के इस तरह के आरोप उजागर करते रहते। मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पे किसी प्रकार का इल्ज़ाम पहली 5 साल की जो सरकार थी उसमें नहीं लगा था। दूसरी साल में जब से ये इस गठबंधन ठगबंधन में आए हैं, तब से अनेकों घपले और घोटाले हुए। मुख्यमंत्री ने तो केवल इतना ही किया कि इन घपले और घोटालों को, चाहे रजिस्ट्री घोटाला था, शराब घोटाला था और चाहे टेंडर घोटाला था, इन सब की फाइलें दबा दी। दबाने का आरोप तो उन पर है कि उन्होंने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने दी, क्योंकि रजिस्ट्री घोटाला में 800 से ज़्यादा आपके सामने कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाए गए थे, और इसी प्रकार से चावल घोटाले में दोषी पाए गए, इसी प्रकार शराब घोटाले में पाए गए, परंतु उनको अमली जामा उस रिपोर्ट को, उसकी जांच को नहीं पहना सके, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको दबाया है। वो इस बात के तो दोषी ज़रूर हैं। और जहाँ तक आपने पूछा है क्या वो मनीष सिसोदिया की राह पे होगा, मैं इसके बारे में निश्चित तौर से कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो समय के क्रम में है। वही मादर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि जो असली दादा है उनको छोड़ दिया था और नकली दादा बना लिया था, और बाद में उसको भी छोड़ दिया। मुझे याद है मादरा साहब, आप एलनाबाद बाई इलेक्शन में गए थे और मेरा ही सवाल था, आपने इनको कुलद्रोही बताया था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। और अगर आपकी बात करूं, आपके और चौटाला साहब के जो व्यवहार रहा है ओम प्रकाश चौटाला जी का, आज भी वो आपके कैथल आवास पर आए और लगातार कहीं ना कहीं, हालांकि आप पार्टी से अलग हुए, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलना जुलना है। तो इनको परिवार को आप करीबी से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले का आपने एक वीडियो देखा होगा, जब संग्रह स्थल पे दिल्ली की बात थी, दुष्यंत चौटाला 2 बार पैर छुए लेकिन ओम प्रकाश चौटाला नहीं देखा। कैसे देखते हैं खटास और ये सारी चीजें?
जो ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ, बहुत लंबा संघर्ष किया, और लंबे संघर्ष में उन्होंने, ये समझ लो, वो चौधरी देवीलाल को भी मजबूती देने में उनका बहुत योगदान रहा, क्योंकि परिवार को संभालना, पीछे से चौधरी देवीलाल के सारे साथियों को संभालना, आना जाना, सबकी मीटिंगें करना, संगठन को मजबूत करना, उन्होंने बहुत ज़िंदगी में संघर्ष किया। और संघर्ष करते करते वो मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद उनकी नज़र में मैंने जो सोचा है, और मैं भुगतभोगी भी हूँ, वो ये चाहते थे कि अजय सिंह चौटाला आगे राजनीति में रहे, जिसकी वजह से मैं तो को भोजन अजय सिंह चौटाला का रहा ही हूँ। और वो देखना ये चाहते थे, अगर कोई राजनीति में आगे बढ़े तो अजय सिंह चौटाला बढ़े। परिस्थितियाँ बदल गई कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, अजय सिंह को जेल जाना पड़ा, तो अभय सिंह चौटाला ने बागडोर संभाली। जहाँ तक अभय सिंह चौटाला का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक भावुक हैं और दिल के भी साफ हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में दुष्यंत को लड़ाया और दुष्यंत चौटाला जीते, और उनकी भी बागडोर उस चुनाव की लगभग अभय सिंह चौटाला के पास थी। और उसमें के बाद उनकी माताश्री को भी आगे किया और डबवाड़ी से उससे विधायक बनाया। जहाँ तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को की कटुता का सवाल है, इस आदमी ने झेलना बहुत कुछ पड़ा है। पहले सरकारों को झेला, इमरजेंसी को झेला, फिर परिवार को झेला, फिर हरियाणा के लोगों के साथ संघर्ष करते रहे, और फिर एक ऐसे मुकाम पे जहाँ वो ये देखना चाहते थे कि पार्टी एक रहे, परिवार एक रहे, उस परिवार के को भी किसी प्रकार से तोड़ दिया और पार्टी को भी तोड़ दिया। जो आपने कहा कि कई बार वो पैर छू रहे थे और वो उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, जो चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे वो देख लेते तो इन बातों को बहुत भुनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आशीर्वाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हमारे साथ है, यानी कि उस बात को लेकर के जब पार्टी दूसरी है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस बात को बहुत क्लियर कह चुके हैं, साफ साफ कह चुके हैं कि मेरा परिवार तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मेरी पार्टी से दूसरी पार्टी में मेरा वो परिवार का सदस्य ही नहीं है। इससे फालतू वो और क्या कहेंगे। और जहाँ तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, कभी उनके बारे में भी जब कहा, जींद के चुनाव में जब उनको रात को उठाया, तब उनको कहा था, और उनकी दादी ने क्या कहा, मुझे कहते हुए दोबारा जो शर्म आती है, परंतु वो आज उनकी सरकार में जो जिस प्रकार की भूमिका है, उससे वो बहुत प्रसन्न हैं। और वो होने भी चाहिए कि वो जिस मकसद के लिए उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, जिस परिवार को तोड़ा था, उन्होंने हासिल कर लिया। और वरना तो 2009 में हमारी पार्टी की सरकार बनती और इनका परिवार का सदस्य ही मुख्यमंत्री बनता। अंतिम में मादर साहब कुछ पर्सनल सवाल आपके मैं ले लेता हूँ आपके राजनीतिक जीवन को लेकर। लगातार चाहे हम आपके हलके की बात करें, कलैत की, क्योंकि पहले पाई था फिर कलैत होगा, आपके हलके के जो लोग आपके चाहने वाले उनकी भी इच्छा रहती है कि मादरा साहब भविष्य में क्या करेंगे, क्योंकि अभी मादरा साहब ऐसे इकलौते कद्दावर नेता हरियाणा के जो किसी भी पार्टी में नहीं है। तो 2024 का चुनाव कुछ आपने मन बनाया है, कुछ सोचा है, कहाँ से लड़े? अभी तो समय है संघर्ष का, लोगों को जोड़ने का, उनके साथ जुड़ने का। एक समय है लोगों की मुश्किलात, कठिनाइयों को उजागर करने का, जितनी भी समस्याएं उनको निदान करवाने का, और लोगों के साथ साना बसाना होने का। ये ठीक है कि आप ये समझते हैं कि कोई ना कोई चुनावी एजेंडा जरूर होगा। चुनाव तो पिछली बार आया था, उसमें भी नहीं लड़ा गया, और ये फैसला ऐन वक्त पे लिया गया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब की बार ये ज़रूर है कि मैं गांव-गांव जाकर के सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहा हूं, और समय आने पे कि जब भी चुनाव आएंगे तभी फैसला लेना ठीक होगा। अभी से कोई कह देना 1.5 वर्ष बाकी है चुनाव में, कि मैं समझता हूँ वो परिपक्व बात नहीं होगी। अभी कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। अभी तो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की समस्याओं को लेकर के जूझना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ लड़ना है, यही एजेंडा है।
कुछ चर्चाएं ऐसी भी चलती है कि माजरा साहब कांग्रेस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। क्या आप 2024 में अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं? मेरा अभी तय से किसी भी दल में जाने का कोई मन नहीं है, और किसी प्रकार से किसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने का भी मन नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस में जाने का कोई आया, कोई चर्चा हुई, ऐसी मेरी कोई चर्चा किसी से भी नहीं हुई। और जहाँ तक कांग्रेस के मित्रों से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, और उनके साथ भी मेरा आना जाना है, पारिवारिक संबंध हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मेरे बहुत ही पुराने संबंध हैं। जब मैं कभी अपने लड़कपन, जवानी और अब तो उम्र ढलती है, इन्हीं के साथ मेरा संघर्ष रहा है। समय न जाने क्या करवा दे। मैं समय को बलवान समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बलवान है तो समय है। समय न जाने किससे क्या करवाए। शुक्रिया माजरा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे रामपाल माजरा जी, जो हमेशा बेबाक अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कोई भी मुद्दा हो, हरियाणा से जुड़ा हो या देश से जुड़ा हो या फिर पुरानी राजनीतिक बातें हो, तमाम की तमाम बातों पे किस तरीके से बेबाकी से हमेशा माजरा साहब का आपने पहले भी सुना होगा और आज भी हमने इनके साथ बातचीत की। हमारी माजरा साहब के साथ बातचीत आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास चौधरी के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।